RR Kabel presents Short Circuit से सुरक्षा, powered by News 18 Networks. नमस्कार और स्वागत है आप सबका आरआर काबिल प्रेजेंट शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा पावर्ड बाय न्यूज 18 नेटवर्क के इस खास पॉडकास्ट में, जहां आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नीड ऑफ द आवर के बारे में। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आग लगने का मुख्य कारण गैर ब्रांडेड कंपनियों द्वारा तार निर्माण में रिसाइकिल कॉपर और पीवीसी मटेरियल के उपयोग को माना है। रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिकल फायर लगने के कई कारण हैं, जैसे ओवरलोडिंग, लूज कनेक्शन, इंसुलेशन डैमेज, फेलियर, पुअर क्वालिटी ऑफ कंडक्टर और ह्यूमन एरर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के महत्व जैसे गंभीर मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाएं और चर्चा करें। आज का ये पॉडकास्ट ऐसे टिप्स पर फोकस करेगा जिससे ऐसे हादसों, आग और दूसरे तरह के हजार्ड से हम बच सकते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस पॉडकास्ट में मौजूद है नैतिक पूनमिया, हेड प्रोडक्ट मार्केटिंग, आरआर काबिल। नैतिक एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिनके पास विभिन्न किस्मों के तार और केबल के डिजाइन और के डेवलपमेंट में अच्छा खासा अनुभव है। नैतिक FSAI, IEEMA, ASHRAE, CREDAI, MES, CPWD, IITS, MOEE म्यांमार, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स भूटान जैसे संगठनों और समितियों के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पीकर रह चुके हैं। इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी जागरूकता बढ़ाने के लिए नैतिक ने 60 से ज्यादा स्कूलों और करीब 4,500 से ज्यादा छात्रों को संबोधित किया है। उन्होंने वायर्स और केबल्स पर 10,500 से ज्यादा मैन आवर्स की ट्रेनिंग भी दी है। इस वक्त वो आरआर काबिल लिमिटेड के हेड ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग है और कंपनी से 10 साल से भी ज्यादा से जुड़े हुए हैं। नैतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। मेरा सबसे पहला सवाल नैतिक आपसे ये रहेगा कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आग लगने के मुख्य कारण क्या हैं? आग लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग, लूज वायरिंग, खराब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इक्विपमेंट का होना, या सही रेटिंग के स्विच गियर्स का इस्तेमाल ना होना। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है लापरवाही, ह्यूमन नेग्लिजेंस। अब एक सॉकेट में जहां पे एक प्लग लगाया जाता है, वहां पे हम देखते हैं कि मल्टीपर्पज सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल गैजेट्स, अप्लायंसेस हम कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि उसके पीछे लगने वाली जो वायर है वो बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी की है। सो दिस इज अ रियल एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग, जहां से या जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है या आपके अप्लायंसेस की लाइफ कम होती है, स्पार्क, शॉर्ट सर्किट और फाइनली आग लग सकती है। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज देखते हैं। हम देखते हैं कि दीवारों के साथ हम एमसीबी को भी पेंट कर देते हैं, यानी जब शॉर्ट सर्किट पे वो एमसीबी ट्रिप होनी चाहिए थी, वो एमसीबी पेंट के साथ दीवार के साथ चिपक जाती है। ऐसे ही कई बार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्लान पास होने के बाद कई जगहों पर एडिशनल इंस्टॉलेशन वर्क, ऑल्टरेशन करवाया जाता है। हम अगर कभी किसी पुरानी बिल्डिंग में विजिट करते हैं तो अक्सर पाया जाता है कि स्टेयरकेस के पास जहाँ पे एक छोटा-सा स्टोरेज रूम होता है, आप देखेंगे कि सिक्योरिटी, वॉचमैन, उनके कपड़े, मैट्रेसेस या इवन कहीं-कहीं पे टेबल या चेयर उसके अंदर रख दी जाती हैं। लेकिन हकीकत में वो कोई स्टोरेज रूम नहीं होता, वो बिल्डिंग का मीटर मीटर रूम होता है, जहाँ पे पूरी बिल्डिंग की वायर्स आती हैं। सो हम एक तरफ वहाँ पे मीटर रूम बना रहे हैं और दूसरी तरफ सारी फ्लेमेबल चीज़ें उसी मीटर रूम में लगा देते हैं। कहीं भी कोई काम होता है, रिनोवेशन होता है, हम देखते हैं कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, तो 2 लूज़ वायर्स को डायरेक्टली सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। जो कि एक प्रॉपर प्लग इन या प्लग कनेक्ट होके उसको कनेक्ट करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के अंदर आग लगती जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, पीवीसी तारों का उपयोग आग के खतरों में कैसे योगदान देता है? है। अगर हम पीवीसी की बात करें, तो पीवीसी यानी नथिंग बट पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पीवीसी जैसे ही आग के संपर्क में आती है, तो वो बहुत तेज़ी से जलती हैं और काला ज़हरीला धुआँ छोड़ती है। और इसी धुएं के कारण जो आपके रूम में, आपके बिल्डिंग में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में विजिबिलिटी होती है, वो बहुत सीरियस तरीके से प्रभावित होती है। अब यही वो धुआं है जिससे घुटन यानी सफोकेशन होता है, आंखों में जलन महसूस होती है और जो बचाव कार्य है, जो रेस्क्यू इवैक्यूएशन प्रोसेस है, वो पूरी तरह से धीमा हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि आग लगने पे जो कैजुअलिटीज होती हैं, जो मौतें होती हैं, वो एक्चुअली जलने से नहीं, लेकिन यही काले जहरीले धुएं के कारण। और यही कारण है जिसकी वजह से स्टैम्पेड्स, भगदड़ होती हैं,
हम देखते हैं लोग खिड़की या ग्लास के जो फसाड होते हैं उसको तोड़ के नीचे जंप करते हैं, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एएमआरआई हॉस्पिटल ले लीजिए या सूरत में कोचिंग सेंटर देख लीजिए, यही कुछ कारण थे। सो पीवीसी अकॉर्डिंग टू मी इज एक्चुअली अ मेजर कल्प्रिट, जिसके वजह से आपकी आग फैलती है और पूरे इवैक्यूएशन प्रोसेस में बाधा सिद्ध होता है। जी बिल्कुल। सो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स और फायर से बचने के लिए हमें कौन सी सेफ्टी प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए? अगर सेफ्टी प्रैक्टिसेस की बात करी जाए तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवरलोड नहीं करना है। घर में जो भी स्विच गियर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे एमसीबीज होते हैं, जो पूरा बोर्ड बनता है, वो पूरे सर्किट ब्रेकर्स 1.7 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि वो इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस या टर्मिनेशंस होते हैं वो बहुत टाइट होने चाहिए, बिल्कुल भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए जिसके वजह से हीटिंग, आर्किंग, स्पार्क या शॉर्ट सर्किट। घर में अगर कहीं पे भी डैमेज वायरिंग है या डैमेज अप्लायंस है तो उसको तुरंत ही फिक्स करवा देना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो भी बिजली के तार आपके बिल्डिंग में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, वो एक सेपरेट डक्ट में से होनी चाहिए जिसके अंदर से फिर कोई भी तरह के सर्विस पाइप्स वगैरह ना हो। और ये डक्ट हर फ्लोर के ऊपर, ये हर क्रॉसिंग के ऊपर नॉन कंबस्टिबल मटेरियल से सील किए जाने चाहिए कि अगर इन केस कहीं पे आग लग जाती है तो वो एक मंजिल से दूसरे मंजिल की ओर ना बढ़े। एंड फाइनली अगर इस पूरे बचने या सेफ्टी प्रैक्टिसेस की बात करें तो फाइनली हमारे घर के अंदर या कोई भी पब्लिक बिल्डिंग हो, वहां पे लो स्मोक जीरो हैलोजन इंसुलेशन, एक प्रकार का ये इंसुलेटेड वायर होता है जो अब हिंदुस्तान में, भारत में भी विद आईएसआई मार्किंग अवेलेबल है। तो ये जीरो हैलोजन वाले वायर्स घर में इस्तेमाल करें कि इन केस ऑफ फायर रेस्क्यू और इवैक्यूएशन प्रोसेस बहुत इजीली हो सके, आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना। जी, ये तो बात हुई सेफ्टी प्रैक्टिसेस की। अब मैं अगर बात करूं स्टैंडर्ड्स की, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से संबंधित लेटेस्ट रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और भारत में खासकर इन्हें बेहतर ढंग से लागू करने के लिए क्या करने की जरूरत है? तो आपके इस प्रश्न को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले तो होता है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड वो है जिसके आधार पे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, टेस्ट होता है। और अगर कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है तो हम उसी का एक इंटरनेशनल रेफरेंस लिया जाता है। अब ग्लोबल लेवल पे जो हैलोजन फ्री वायर्स यूज किए जाते हैं वो पिछले 5 साल से बीआईएस के अंडर कवर्ड है एज IS 17048 2018। तो ये हो गए वायर्स, केबल्स या ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर या टेस्ट करने के स्टैंडर्ड। अब जब दूसरी तरफ देखा जाए, जहां पे हमारे इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं या एंड यूजर्स हैं, उनके रेफरेंस के लिए बनाए जाते हैं कोड्स और रेगुलेशंस जो बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लगना चाहिए, इंस्टॉलेशंस कैसी होनी चाहिए और सेफ प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए अगर जो लेटेस्ट नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है जो 6 जनवरी 2023 में आया है, वो बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि किसी भी हाई राइज बिल्डिंग जो 24 मीटर से अधिक की ऊंचाई रखता है यानी लगभग 9 मंजिले से ऊपर, वहां पे कंपल्सरीली आपको हैलोजन फ्री वायर्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी पब्लिक बिल्डिंग यानी आपकी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, एयरपोर्ट्स या ऐसी कोई भी जगह जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइट, चाहे एक मंजिला हो या मल्टी स्टोरी, आपको वहां पे हैलोजन फ्री वायर्स का ही इस्तेमाल करना है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे कवर करता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023, वो ये है कि सभी फिक्स्ड वायरिंग, फिक्स्ड वायरिंग यानी आपकी कंसील केसिंग के अंदर से जाने वाली घर के अंदर की वायरिंग जिसमें एक बार लगने के बाद मूवमेंट नहीं होना है, वो सभी क्लास 2 कंडक्टर में करनी चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि सभी क्रिटिकल लोड या सभी इमरजेंसी एग्जिट्स की वायरिंग IS 17505-1 अप्रूव्ड फायर सर्वाइवल केबल से होनी चाहिए। अब इन्हें बेहतर ढंग से भारत में लागू कैसे करें, तो पहले तो ये सभी स्टैंडर्ड्स, कोड्स, रेगुलेशंस एक समान हो, यानी नेशनल बिल्डिंग कोड,
नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड और सीईए का रेगुलेशन, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन। तो ये सभी एक तरह से देखा जाए तो इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए और इन्हें रिकमेंडेशन ना रख के मैंडेटरी करना चाहिए पिनलाइजेशन के साथ। तो ऐसा करने से हम मानेंगे कि इसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में और योगदान किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब नैतिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के प्रति कम्युनिटीज को जागरूक बनाने के लिए हमें कौन से कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जब जागरूकता की बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमारी मजबूरी ना होके ये हमारी हैबिट में होना चाहिए। ये हमारी वर्क कल्चर, हमारी लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, बिहेवियरल पैटर्न में होना चाहिए और ये तभी हो सकता है जब हम इस प्रोडक्टिविटी कल्चर से सेफ्टी कल्चर की ओर बढ़ते हैं। सभी स्टैंडर्ड्स, कोड्स, रेगुलेशंस का स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, केवल मैन्युफैक्चरर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिशियन एंड इवन द एंड यूजर, ये सभी चेन जो है ये सभी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो और तभी ये पूरी साइकिल यानी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग और हैंडओवर का सही तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। सो एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और फायर सेफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो सेफ है वही बिकना चाहिए, उसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नैतिक आपका इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। आपने काफी इंपॉर्टेंट टिप दी और हमारे साथ ऐसे पॉइंट शेयर किए हैं जिससे मैं समझता हूँ दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद करते हैं कि घर बनाते वक्त लोग बेहतर मटेरियल और क्वालिटी के वायर्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे इलेक्ट्रिकल फायर से होने वाली दुर्घटनाओं में कुछ गिरावट आए, लोग सावधानी बरतें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। धन्यवाद। RR Kabel presents Short Circuit se Suraksha, powered by News 18 Networks.